Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couples to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. हाल ही में बहुत पॉपुलर बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड फिल्म मेकर हसन अल घायली ने बिना मां के कोख के एक साथ 30,000 बच्चों को जन्म देने वाली हाईली टेक्नोलॉजी एक्टोलाइफ को पब्लिकली रिवील किया है। हासम के हिसाब से एक साथ 30,000 बच्चों को मां के कोख के बाहर एक आर्टिफिशियल पॉड में जन्म देंगे। इतने सारे बच्चे एक साथ जन्म देने के साथ ही वह 24 घंटे ट्रैक करने की सुविधा देंगे। तो रही बात महसूस करने की, तो डोंट वरी, अल घायली ने उसके बारे में भी सोच रखा है। यह टेक्नोलॉजी इस हिसाब से डिजाइन है कि जब आपका बच्चा कुछ महीनों का हो जाएगा, लिटरली आप घर बैठे बैठे उसका लात मारना महसूस कर सकेंगे। इनफैक्ट अगर आपको अपने आवाज से रूबरू कराना हो तो यहाँ से बैठे बैठे उसको गाना भी सुना सकते हो। इस मशीन के अंदर मॉडर्न सेंसर लगाए गए हैं जिसे एक ऐप से कनेक्ट किया गया है। ऐप के जरिए बच्चे के माता पिता रियल टाइम स्किन, धड़कन, टेम्परेचर, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर और शरीर के बाकी अंगों को मॉनिटर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल गर्भ में बच्चे की वृद्धि का स्तर, ऊंचाई, बाल, आंखों का रंग, शारीरिक शक्ति और स्किन का कलर तक सेट किया जा सकता है। इसका सबसे शॉकिंग पार्ट यह है कि इस पूरे रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट की शुरुआत आयरोनिकली एक अंधविश्वास से जुड़ा था। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 1500 एडी में, जब एक स्विस फिजिशियन सेल्सियस ने कहा था कि किसी औरत के शरीर के बाहर बच्चे को जन्म देने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है, किसी इंसान का स्पर्म और घोड़े का खाद। पैरासेल्सियस का ये मानना था जैसे किसी बीज बोने के बाद पानी छिड़कते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार किसी इंसान का स्पर्म और घोड़े की खाद को मिक्स करके उस पर खून की बूंदें छिड़की जाए तो लगभग 40 दिन के अंदर ही एक बच्चा पैदा हो जाएगा। असल में उस समय ये सब इतने प्रचलित थे कि साल 1600 तक तो कुछ साइंटिस्ट औरत के कोख को मायावी जाल मानते थे। उस वक्त के साइंटिस्टों की सोच कुछ ऐसी थी कि स्पर्म कुछ ऐसे हजारों छोटे छोटे इंसान होते हैं जो सीमन में इधर उधर तैरते रहते हैं, और औरत की बॉडी एक ऐसा बर्तन है जो स्पर्म से बच्चे के रूप में बड़े होते हैं। 1923 में एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जेबियस हाल्डन ये अपनी साइंस नोबेल डेडलस पब्लिश की। इस नोबेल में उन्होंने एक काल्पनिक कहानी रची थी कि ड्यूपोंट और स्वार्च नाम के दो काल्पनिक साइंटिस्ट 1951 के एक प्लेन एक्सीडेंट में मरी औरत के ओवरी स्कोप को अगले 30 साल तक एक न्यूट्रिशन मीडियम में जिंदा रखा, और फिर वो हर महीने एक ओवरी स्कोप से निकले एग्स को किसी न किसी इंसानी स्पर्म से फर्टिलाइज करके उनसे आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने की कोशिश करते। कहा जाता है कि इस नोवेल में ये तक एक्सपेक्ट किया गया था कि ड्यूपोंट और स्वार्च अपने इकोजेनेटिक एक्सपेरिमेंट में 90% सक्सेस रेट हासिल कर लेते हैं। इसके बदौलत साल 1968 आते आते फ्रांस वो पहला देश बन जाता है जो इस टेक्नोलॉजी से सालाना 60,000 बच्चे पैदा करता है। अब अल्टीमेटली इस बुक्स में जो कुछ भी लिखा था वो थी एक कहानी, लेकिन जेबियस हाल्डेन को ये कहाँ पता था कि इस नोबेल के ठीक 100 साल बाद एक्टोलाइफ टेक्नोलॉजी जन्म लेने वाला है जो बच्चों को ठीक उसी तरीके से ग्रो करेगी आउटसाइड द वोम, जैसे कि उन्होंने नोबेल में लिखा था। लेकिन ये टेक्नोलॉजी 100 सालों में ये चुटकियों में डेवलप नहीं हुई। असल में एक्टोलाइफ फैसिलिटी में बच्चों की जिस तरीके से ग्रो किया जाने वाला है वो साल 1996 में परफॉर्म दुनिया के पहले सक्सेसफुल लेकिन काफी मुश्किलों से एक्टोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, जो 13 बकरियों की जान लेकर किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने बकरियों के 14 फीट लिए थे और उन्हें उनके माँ के एमनियोटिक फ्लूइड में रखा था। ऐसा करने पर कहा जाता है कि कुछ ही हफ्तों में उन साइंटिस्टों ने एक बकरी को सक्सेसफुली डिलीवर कर लिया था। फिर क्या था, इसी प्रोसेस को मिस्टर हसन अल घायली ने इंसानों के लिए कॉन्सेप्चुलाइज करके एक्टोलाइफ फैसिलिटी दुनिया के सामने पेश। उन्होंने सोचा कि उनके इस फैसिलिटी में पहले तो कुछ इस तरह हजारों पॉट्स एक आर्टिफिशियल ओम की तरह काम करेगा, और फिर उनमें बेबी को ग्रोथ और इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट देने के लिए आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड भरा जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड्स बेसिकली माँ के शरीर में मौजूद पानी और बेबी के यूरिन के मिश्रण से बनता है, और इसलिए इसकी मदद माँ से कुछ जरूरी ग्रोथ फैक्टर, हार्मोन, एंटीबॉडीज, मिनरल्स मिलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, एमनियोटिक फ्लूइड्स के लिए माँ के बॉडी में मौजूद पानी बहुत जरूरी होता है, और इसी के सोल्यूशन के लिए एक्टोलाइफ के फाउंडर ने इस पानी को लैक्टेट रिंजर सोल्यूशन से रिप्लेस करने को सोचा। लैक्टेट रिंजर सोल्यूशन ह्यूमन बॉडी में मौजूद पानी का कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है। डॉक्टर भी जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे ही रिकमेंडेड करता है। इस पॉट्स में आर्टिफिशियल एमनियोटिक फ्लूइड्स के साथ साथ कई सारी मशीनरी भी कनेक्ट होंगी जो कंटिन्यूअसली आपके बच्चे को मॉनिटर करेंगे। एक्टोलाइफ कॉन्सेप्ट के अनुसार सबसे पहले हर पॉट्स पर 360 डिग्री कैमरा दिन रात बेबी पर नजर रखेगी, जिससे आपके बच्चे में हो रहे हर छोटे बड़े चेंजेस एक टाइम लॉप्स वीडियो के रूप में आपको मिलते रहेंगे। सपोज अगर आप चाहते हो 9 महीने बाद आपको बेबी तुरंत पहचान ले, तो इसके लिए एक्टोलाइफ के
हर एक इंडिविजुअल पोर्ट्स में कुछ जरूरी स्पीकर्स लगे होंगे जिनकी मदद से आप खुद की आवाज के साथ साथ अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट को भी सुना सकते हो। बेबी और पोर्ट्स पर 3 तरह के सेंसर अटैच्ड होंगे। पहला एक बायो इम्पिडेंस सेंसर, बेबी के शरीर में कितना पानी और मसल्स है ये उसको मापेगा। दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG जो बच्चे के हार्ट रेट का हिसाब रखेगा। और तीसरा फोटो प्लिथेस्मोग्राफ जो किसी स्मार्ट वॉच की तरह किसी बच्चे का ऑक्सीजन लेवल नापेगा। अगर सब नॉर्मल निकला तो ठीक, लेकिन कुछ अलग गड़बड़ निकला तो फिर AI कंट्रोल स्कैनर तुरंत बॉडी के डिफेक्ट्स और DNA की गड़बड़ी दोनों को स्कैन कर लेगा। बच्चे को पोर्ट्स में रखने से पहले उस पोर्ट्स में बच्चे के पेरेंट्स के सारे DNA डाटा को इस पोर्ट्स में लोड कर दिया जाएगा। उसके बाद उस AI का बस इतना काम है कि कंटिन्यूसली उसके बच्चे का DNA उसके पेरेंट्स से मैच करना है, और जहाँ पर भी लगे कि ये नॉर्मल DNA सेगमेंट की जगह एक डिजीज कॉन्सिस रेप्लिकेट हो रहा है, वहाँ तुरंत अपने हेल्दी DNA स्टॉक से एक प्रोपेट जीन उठाकर फिट करना होगा, क्योंकि जितना जल्दी वो डिफेक्टिव DNA को आइडेंटिफाई करके रिपेयर करेगा उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे कि सेल्स के बाद पैदा होने वाले सेल्स की जनरेशन हेल्दी पैदा होंगे। एक्टोलाइफ के डिजाइन के अनुसार सभी पोर्ट सेंटर में मौजूद बड़े 2 टैंक से कनेक्ट होंगे। एक न्यूट्रिशन टैंक न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और बाकी के एसेंशियल फ्लूइड पोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट टैंक जो बेबी से आ रहे वेस्ट को कलेक्ट करके रिसाइकिल करेगा। ये दोनों टैंक बड़े पाइप के जरिए हर एक पोर्ट से कनेक्ट होंगे और फिर आगे पोर्ट्स में मौजूद आर्टिफिशियल एम्बिलिकल कार्ड्स के जरिए बेबी के नाभि में जाएगा। इससे होगा ये, पहले तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हुए वेस्ट टैंक में कलेक्ट होने लगेगा, और फिर जैसे ही ये वेस्ट प्रोडक्ट भारी मात्रा में जमा हो जाएगा उसे एंजाइमेटिक रिसाइकिल टेक्निक से रिसाइकिल करके फिर से न्यूट्रिशन टैंक में डाला जाएगा।